प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट अगस्त 24 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल के अंतर्गत रिसर्च एप्टीट्यूड हायर एजुकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप क्वेश्चंस रिवीजन फटाफट के अंतर्गत मिक्स्ड PYQ जो यूजीसी रीनेट 24 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 1 हमारा है, जब अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है तो इसे कहा जाता है। ए मनोसामाजिक प्रभाव, बी मनोवैज्ञानिक प्रभाव, सी जैव सामाजिक प्रभाव, डी पर्यावरणीय प्रभाव। इंग्लिश है इसकी। व्हेन द रिसर्चर सेक्स अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ ए पार्टिसिपेंट इन ए स्टडी इट रेफर्स टू ए साइकोलॉजिकल इफेक्ट, बी साइकोसोशल इफेक्ट, सी बायोसोशल इफेक्ट, डी इन्वायरमेंटल इफेक्ट। तो इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है ABCD में कि सही विकल्प हमारा क्या होगा। इसमें सही विकल्प आपका होगा बायोसोशल इफेक्ट, ऑप्शन सी। सीधी सी बात है कि जब रिसर्चर लिंग अध्ययन सेक्स अफेक्ट के बिहेवियर को पता लगाता है तो इसे प्रभावित कौन सा करता है, तो बायोसोशल इफेक्ट, जैव सामाजिक प्रभाव। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। यह है हमारा सही विकल्प सी, ऑप्शन सी हमारा सही है, बायोसोशल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द पर्पस ऑफ ए ब्लाइंड स्टडी इज टू प्रिवेंट द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फिगरिंग आउट व्हाट द एक्सपेरिमेंटल वांट्स। स्टेटमेंट 2 बता रहा है, interaction between the experimenter and the participants is always beneficial in social science research। हिंदी है इसकी। ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को यह पता लगाने से रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। कथन 2 कहता है, प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतर क्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव लाभकारी होती है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है ABCD में कि हमारा क्या होगा। ब्लाइंड स्टडी, इसका उद्देश्य है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है इसे रोके। ब्लाइंड स्टडी यही तो है। तो हमारा ऑप्शन दूसरा जो है स्टेटमेंट यह सही है। स्टेटमेंट 1 जो है वह सही है। दूसरा का स्टेटमेंट कहता है, प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतर क्रियाशील सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव, यहाँ देखिए पूछा जा रहा है, सदैव लाभकारी होता है। तो क्या यह सही है कि एक्सपेरिमेंटर और पार्टिसिपेंट्स ये हमेशा जो रहे, ऑलवेज रहे, सदैव रहे। तो यहाँ ये उपयुक्त कथन नहीं है। कभी कभी यह सही भी होता है, लेकिन विशेषता इस पर ध्यान देना है कि ऑलवेज बेनिफिशियल। तो यहाँ यह कथन आपका गलत हो रहा है। दूसरा कथन आपका गलत है, जो ऑप्शन सी की ओर जा रहा है। ऑप्शन सी की ओर जा रहा है। सही आंसर का मिलान हम सब कर लें। ये रहा सही आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, बोधगम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उनके अधिगम अनुभवों के
अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना समाविष्ट होता है। कथन 2 है, स्मरण स्तर पर शिक्षण में रटन स्मरण होता है और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है। आपको जो इंग्लिश है यह है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व्स encouraging students to think critically and reflect on their learning experience. Statement 2 है, teaching at the memory level involves rote memorization and does not encourage critical thinking. आपको ABCD में ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन के सारे सही विकल्प का चयन करना है। बताया जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग, यहाँ है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझ का जो स्तर है वह चिंतन के लिए, थिंकिंग क्रिटिकली चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन के लिए, और रिफ्लेक्ट, तो यह कथन आपका गलत है। स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग समझ के लिए है, इसमें उदाहरण के लिए, तुलना के लिए दिया जाता है, न कि क्रिटिकली। क्रिटिकली कहाँ होता है? आपको रिफ्लेक्शन में, क्रिटिकली आपको रिफ्लेक्शन में मिलेगा। तो ये हमारा कथन स्टेटमेंट 1 जो है यह हमारा गलत हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, टीचिंग एट द मेमोरी लेवल पर इन्वॉल्व्स रोट मेमोराइजेशन एंड डज नॉट इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ देखिए, डज नॉट किस में नहीं होता है? तो मेमोरी लेवल पर नहीं होता है। क्या होता है? तो यहाँ रोट मेमोराइजेशन, ये आपका रोट, यहाँ आपका रोट, यहाँ रट्टा मारा जाता है किस में? तो मेमोरी लेवल में, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ नहीं होता है। तो ये दोनों जो है, जो कही गई बातें है कि मेमोरी लेवल पर रोट मेमोराइजेशन, तो यह कथन सही है। एंड डज नॉट इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें टेल भी लगाए हुए हैं, ये टेल भी हमारा सही है, अर्थात स्टेटमेंट 2 जो है वह सही है। स्टेटमेंट 2 सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन आ रहा है डी की ओर, ऑप्शन डी की ओर। सही आंसर का मिलान, ये रहा हमारा सही मिलान कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। विकल्प हमारा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिसर्चर कंप्यूट्स सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट R1, R2, R3 and R4 from 4 different samples and obtains their p values 0.99, 0.999, 0.05, 0.005 respectively. Correlation coefficient significant at 1% level is. हिंदी में है इसकी कि एक अनुसंधानकर्ता 4 अलग अलग प्रतिदर्शों से प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांकों R1, R2, R3 और R4 की गणना करता है और उनके P मान क्रमशः 0.99, 0.999, 0.05 और 0.005 प्राप्त करता है। तो कौन सा संबंध गुणांक एक स्तर पर सार्थक है? आपको ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि क्या होगा। इसमें आपको 4 प्रतिदर्श यानी 4 सैंपल्स का जिक्र है जो लिया गया है और उससे कोरिलेशन प्राप्त करने के लिए 1% लेवल पर हमारा प्राप्त करना है कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट। तो ये हमारा हो जाएगा R4। 1% पर क्या आ जाएगा? R4। 1% के लिए हमारा क्या होगा? R4 की गणना P मान को प्राप्त करने के लिए होता है, जो विकल्प डी की ओर है, ऑप्शन डी की ओर है।
आंसर का मिलान हम सब कर लें। ये रहा सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी R4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर पर है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। असर्शन ए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलाउज यू टू एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी एक्सटेनियस फैक्टर्स। रीजन आर, in experimental research variables are actively manipulated and environment is controlled as possible। हिंदी है इसकी। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए, प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। कारण आर है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। ABCD के 4 विकल्प है, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है कि क्या सही होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक अनुसंधान यह बाह्य कारकों को दूर करने की अनुमति देता है। चूंकि यहाँ एक्सपेरिमेंटल है तो इसको दूर करने की यह अनुमति अलाउ करता है। तो हमारा असर्शन ए सही है, असर्शन ए सही है। रीजन है कि इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी प्रयोगात्मक अनुसंधान में मैनिपुलेटेड एंड एनवायरनमेंट इज कंट्रोल्ड, ये जो है चरों में हेर फेर इसको किया जाता है और यथासंभव जितना हो सके पॉसिबल उतना वातावरण को नियंत्रित किया जाता है। तो हमारा कथन ए सही है, रीजन आर भी सही है। अब इसमें बिकॉज लगाया जाए। यहाँ आप बिकॉज लगाकर तो देखा जाए तो क्या मिल रहा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च allows you to eliminate the influence of many extraneous factors because in experimental research variables are actively manipulated and environment is controlled as possible। ये कथन हमारा सही है बिकॉज के साथ, जो ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान करें। ये हमारा सही विकल्प ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, अधिगम का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सचेतन और प्रयास अंतरण निम्न मार्ग अंतरण होता है। कथन दो है, अधिगम का दूसरी स्थिति में अपने आप पराया अचेतन अंतरण उच्च मार्ग अंतरण होता है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द सिचुएशन टू अनदर दैट इज कॉन्शियस एंड effortful is low road transfer। Statement 2, the authentic often unconscious transfer of learning to another situation is high road transfer। आपको सही विकल्प का चयन करना है कि ABCD में हमारा सही विकल्प क्या होगा। पूछा जा रहा है कि अधिगम, ये जो लर्निंग है वह एक स्थिति से दूसरे स्थिति में, एक स्थिति से दूसरे स्थिति में सचेतन सप्रयास अंतरण निम्न मार्ग। जब सचेतन है, जब यह कॉन्शियस रूप में है और तो यहाँ लो रोड ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था हाई रोड, यहाँ होना चाहिए था हाई रोड ट्रांसफर, यह होना चाहिए था हाई रोड ट्रांसफर, लेकिन दिया गया है आपको निम्न मार्ग अंतरण लो रोड ट्रांसफर, जो कथन एक हमारा गलत है। कथन दो कह रहा है, अधिगम का दूसरी स्थिति में अपने आप पराया अचेतन अंतरण उच्च मार्ग। देखिए यह ठीक विपरीत है, यहाँ उच्च मार्ग अंतरण यानी
हाइड्रो ट्रांसफर अचेतन में, अनकॉन्शियस में संभव नहीं है। तो यह भी कथन आपका गलत है, यानी पहला कथन गलत और दूसरा कथन गलत, जो ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है। सही उत्तर का मिलान हम सब कर ले। ये रहा हमारा सही विकल्प बी, ऑप्शन बी की ओर है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर है, स्वनिर्देशित अधिगम के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख अभिलक्षण है? ए स्व अनुवीक्षण, बी अधिगम का स्वामित्व लेना, सी उपचारात्मक शिक्षण, डी शिक्षक उन्मुखी, ई अधिगम का विस्तार। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग? ए सेल्फ मॉनिटरिंग, बी टॉकिंग ओनरशिप लर्निंग, सी रिमेडियल टीचिंग, डी टीचर ओरिएंटेड, ई एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि क्या होगा हमारा। स्वनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा हमारा सेल्फ मॉनिटरिंग, स्व अनुवीक्षण, स्व अनुवीक्षण। तो ये हो गया। बी कह रहा है अधिगम का स्वामित्व लेना, टॉकिंग ओनरशिप लर्निंग, खुद जब सेल्फ है तो हमको ओनर भी खुद को लेना पड़ेगा। तो हमारा बी भी सही है, यानी ए सही है और बी सही है। जो ऑप्शन आपको बी में मिल रहा है और सी में मिल रहा है, पता करना है अब ई सही है या सी सही है। सी चले हम लोग देखें। सी कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण। देखिए यहाँ रिमेडियल टीचिंग, तो रिमेडियल टीचिंग कहाँ होगा, शिक्षण कहाँ होगा? जहाँ टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्शन में होगा, तो वहाँ उपचार की बात होगी। तो सी हमारा यहाँ गलत हो जाएगा, यानी सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो जब सी नहीं होगा तो सी हमारा गलत, यानी बी की ओर चलेंगे। डी भी देखा जाए, डी कह रहा है शिक्षक उन्मुखी, टीचर ओरिएंटेड। या तो सीधी सी बात है कि यह लर्नर सेंटर्ड नहीं है, यह सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग नहीं है, तो यह हमारा डी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो ए भी है। फिर ई देखा जाए, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, अधिगम का विस्तार। अधिगम का विस्तार होगा जब हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करते हैं, तो यहाँ हमारा होगा। इस प्रकार ए बी और ई, जो ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान हम सब कर ले। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ए बी एंड ई ओनली, ए बी एंड ई ओनली, ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, बोधगम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उनके अधिगम अनुभवों के अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना समाविष्ट होता है। कथन 2 है, स्मरण स्तर पर शिक्षण में रटन स्मरण होता है और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बात वही है, ये आपको पीछे भी आई है। तो इसमें हमारा ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। Given below are 2 statements. Statement 1, teaching at the understanding level involves encouraging students to think critically and reflect on their learning experience. Statement 2 है, teaching at the memory level involves rote memorization and does not encourage critical thinking. ये 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं स्टेटमेंट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। क्या होगा? हमारा विकल्प डी की ओर है, हम लोगों ने पहले समझ चुका है। ये रहा हमारा डी। सही उत्तर का मिलान हम सब कर ले। ये हमारा सही विकल्प ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर है। भाषा बोध
अधिगम और तर्क जैसे जटिल संज्ञानात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए सूचना की अस्थायी ग्राह्यता प्रकम प्रदान करने वाला मस्तिष्क तंत्र वह सूचना जिस पर आप किसी प्रदत्त क्षण पर केंद्रित करते हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इंग्लिश इसकी है, द ब्रेन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स टेम्पोररी होल्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू accomplish complex cognitive tasks such as language comprehension, learning and reasoning. The information that you are focusing on at a given moment is concerned with a episodic memory संयोगिक स्मृति, b working memory कार्यशील स्मृति, c सेमांटिक मेमोरी शब्दार्थ विषयक स्मृति, डी शॉर्ट टर्म मेमोरी अल्पकालिक स्मृति। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है कि क्या हमारा होगा। तो ये होगा हमारा वर्किंग मेमोरी, हमारा वर्किंग मेमोरी ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है वर्किंग मेमोरी, ऑप्शन बी वर्किंग मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर है, यदि आपके मित्र का मोबाइल नंबर बदल जाता है और आप अक्सर उसके पुराने नंबर पर फोन करते हैं, यह उदाहरण है। ए अधिगम का सकारात्मक अंतरण, बी अधिगम का नकारात्मक अंतरण, सी अधिगम का शून्य अंतरण, डी अधिगम का द्विपक्षीय अंतरण। इंग्लिश इसकी है, इफ द मोबाइल नंबर ऑफ योर फ्रेंड चेंज एंड यू ऑफन continue to dial his former number, it is an example of a positive transfer of learning, b negative transfer of learning, c zero transfer of learning, d bilateral transfer of learning, bilateral। तो ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा सही विकल्प क्या होगा 10 का। इसमें सीधी सी बात है कि जब मित्र का मोबाइल नंबर बदल जाता है और उसके पुराने नंबर पर ही बार बार हम ये डायल करते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ निगेटिव ट्रांसफर हो रहा है। लर्निंग जो है यहाँ निगेटिवता की ओर है, जो ऑप्शन बी की ओर है। आंसर का मिलान कर ले हम सब, ये हमारा है सही आंसर, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अधिगम का नकारात्मक अंतरण, चूंकि हमें याद नहीं है तो क्या नकारात्मक हो गया ना, कि हम अपने अभी तक के मित्र का एक बार दो बार अक्सर हम उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ अधिगम का नकारात्मक अंतरण होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर है, उच्च शिक्षा में अनुदेशन के माध्यम के संबंध में राधाकृष्णन आयोग के निम्न में से कौन सी अनुशंसाएं थी। ए उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए, बी संघीय भाषाओं में वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए, सी सभी संघीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से देवनागरी में लिखा जाना चाहिए, डी अंतर्राष्ट्रीय व वैज्ञानिक शब्दावली के शब्दों का परिहार किया जाना चाहिए, ई भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र से अंग्रेजी को तत्काल बहिष्कृत कर देना चाहिए। इंग्लिश इसकी है, which of the following were the recommendation of the Radhakrishnan Commission regarding medium of instruction in higher? A the medium of higher education should be in regional language, b immediate steps should be taken to prepare scientific and technical terminologies in federal language, c all the federal language must be written in Devanagari script, d international and scientific टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा सही विकल्प क्या होगा। पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में राधाकृष्णन आयोग की क्या अनुशंसाएं थी। तो उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, ये कथन आपका सही है, ये हमारा सही है, ये सही है। बी कह रहा है संघीय भाषा में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार करने के लिए तत्काल रिमेडियल, बिल्कुल ये हमारा एकदम कथन सही है। सी कह रहा है सभी संघीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से देवनागरी लिपि में लिखा जाना चाहिए। ये ABC आपको राधाकृष्ण आयोग के अनुशंसा में कही गई बातें हैं, जो ऑप्शन ए की ओर है। बात बाकी डी और ए ये आपका गलत है।
सही आंसर का मिलान हम सब कर लें। ये हमारा सही आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 पर है, निम्नलिखित में से किसने कृषि पर एक नई नीति प्रतिपादित की और पूसा में केंद्रीय संस्थान का निर्माण किया? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लैंसडाउन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड नीलथगो। इंग्लिश इसकी है, हु अमंग द फॉलोइंग enunciated a new policy on agriculture and created a central institute at Pusa? A Lord Ripon, B Lord Lansdowne, C Lord Curzon, D Lord Linlithgow। आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, यह है कर्जन की नीति और उन्होंने ही पूसा में कृषि पर केंद्रीय संस्थान करने की बातें कही गई थी। तो हमारा सही विकल्प है सी लॉर्ड कर्जन। सही आंसर का मिलान हम सब कर ले। ये हमारा सही आंसर लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 पर है, चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद से तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने का कारण था? ए इसकी गुणवत्ता और स्तर में सुधार करना, बी सार्वजनिक क्षेत्र में इसके अनियंत्रित विस्तार को प्रोत्साहित करना, सी गैर निष्पादनकारी संस्थानों की छटनी करना, डी क्षेत्र में निजी संस्थानों के प्रवेश पर नियंत्रण लगाना। इंग्लिश इसकी है, फ्रॉम द 4th 5-year प्लान onwards, the focus on technical education was to A improve its quality and standard, B encourage its unrestricted expansion in public sector, C weed out non-performing institutions, D restrict the entry of private players into the field। 13 में सही विकल्प का चयन करना है ABCD में कि हमारा कही होगा, क्या होगा? तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना 4th 5-year प्लान में क्या कहा गया है टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत? तो इसमें आपका है इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, ऑप्शन ए की ओर। इसकी गुणवत्ता एवं स्तर में सुधार करने की बातें चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा पर कहा गया है। सही आंसर का मिलान कर ले, इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। ये हमारा सही विकल्प ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस पर विचार किया गया कि भारत में नई प्रणाली का उद्देश्य होना चाहिए। ए राष्ट्रवादी शिक्षा, बी क्षेत्रीय शिक्षा, सी पारंपरिक शिक्षा, डी वैश्विक नागरिकता शिक्षा। इंग्लिश इसका देख लिया जाए, ये रहा सही उत्तर वैश्विक नागरिकता शिक्षा। प्रणाली का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो वैश्विक नागरिकता शिक्षा। NEP 2020 पर भारत में ये जो उद्देश्य हुआ वह आपका रहा वैश्विक नागरिकता शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरा कारण आर के रूप में। कथन 1 है, पाणिनि और चाणक्य जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। कथन 2 है, तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था। इंग्लिश इसकी है, स्टेटमेंट 1 में रिप्यूटेड स्कॉलर्स पाणिनि एंड चाणक्य हैड देयर एजुकेशन फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। स्टेटमेंट 2 है, तक्षशिला वाज ए यूनिवर्सिटी नॉन फॉर इट्स एजुकेशन इन इंडियन आर्ट्स एंड साइंस एक्सपेशली मेडिसिन। ABCD के दिए गए ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करना है कि इसमें सही विकल्प क्या होगा। इसमें आपका कहा जा रहा है कि पाणिनि और चाणक्य जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तो हमारा कथन 1 गलत है। नालंदा विश्वविद्यालय में पाणिनि और चाणक्य जैसे विद्वान शिक्षा ग्रहण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय, पाणिनि और चाणक्य नहीं।
क्या होगा? नहीं। कथन 2 कह रहा है तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में चिकित्सा, तो तक्षशिला है शिक्षा के लिए जाना जाता था, यानी हमारा कथन 1 जो है गलत है और कथन 2 सही है, जो ऑप्शन डी की ओर है, ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान हम सब कर लें। ये हमारा सही आंसर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी। ऑप्शन हमारा ये है डी। तो ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चन। आशा है परीक्षोपयोगी साबित होगा और परीक्षा को परीक्षा की तरह देनी चाहिए। पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल हम जो जानते हैं उसी को आत्मसात करेंगे और बिल्कुल पेशेंटली होकर एनटीए को क्रैक करना है। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, अब सेशन को हम सब यहीं बाइंड अप करते हैं। अगले सेशन में पुनः उपस्थित होंगे अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।